नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की जो डेली आपके लेक्चर्स हैं वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 9 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक नुजत सना छुट्टी पे हैं, उनकी वैकेशंस हैं। 25 तारीख को वो वापस आएंगी, तब तक ये क्लासेस मैं करा रहा हूँ। कल का वीडियो मैंने करा दिया था। आज का जो ये है इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं। 10 से 11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, विच इंडियन स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली एस्केप्ड द स्फीयर ऑफ अर्थ्स इन्फ्लुएंस आफ्टर मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान जो था, उसके बाद में भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1, जिसने कि धरती का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको क्रॉस किया है। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया वो रीजन जहाँ तक किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट जो रहता है वो उस पर्टिकुलर रीजन को जब क्रॉस कर जाता है तो उसको बोलेंगे उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को उसने क्रॉस कर दिया। ठीक है, पृथ्वी का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो 9,24,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 9,24,000 किलोमीटर दूर अप्रोक्सीमेटली इज़ द रीजन जहाँ तक पृथ्वी का जो इम्पैक्ट होता है ग्रेविटेशनल वो रहता है। और आदित्य L1 ने ये दूरी तय कर ली है। अभी उसका जो डेस्टिनेशन है वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। और 15 लाख किलोमीटर दूर पे जो डेस्टिनेशन है आदित्य L1 मिशन का, उसको लैग्रांजियन पॉइंट यानी L1 बोला जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो इसमें 2-3 कंसेप्ट्स है जो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अरेंज द एक्सट्रीम लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये क्वेश्चन अर्थ पे भी एप्लीकेबल है और किसी भी दूसरी प्लैनेटरी बॉडी पे भी एप्लीकेबल होता है। इनको क्या करना है, 3 कंसेप्ट हमको दी है, हिल स्फीयर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और रोश लिमिट। एंड व्हाट वी बेसिकली हैव टू डू इज टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पर्टिकुलर रीजन हो गया जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर्टिकुलर बॉडी का वो डोमिनेट करता है किसी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में, राइट। तो ये सबसे बड़ा हो गया है। ठीक है, सबसे फार्देस्ट जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है दैट विल बी देयर। 2 कंसेप्ट जो इसमें बची हुई है वो है हिल स्फीयर और रोश लिमिट। इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये आपके काम आएगी कहीं ना कहीं। हिल स्फीयर और रोश लिमिट को समझने के लिए हमको एक प्लैनेट और उसके मून का इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये प्लैनेट हो गया, ये उसका मून हो गया, और ये उस प्लैनेट का स्टार हो गया। ठीक है, दिस इज द स्टार, दिस इज द प्लैनेट एंड दिस इज द सैटेलाइट और मून। ठीक है, मून जो है वो सर्कुलेट करता है चारों तरफ प्लैनेट के, और बोथ प्लैनेट एंड मून दे सर्कुलेट अराउंड द स्टार, राइट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि जो मून है इसकी जो डिस्टेंस है उस पार्टिकुलर प्लैनेट से, कैन दिस बी एनीथिंग लॉन्गर देन और कैन इट बी एनीथिंग शॉर्टर देन द करंट डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थ जो है उसके चारों तरफ मून जो है चक्कर लगाता है, करीब 3 लाख किलोमीटर हम लोग उसकी डिस्टेंस मान के चलते हैं। क्या ये डिस्टेंस 6, 8 या 10 लाख किलोमीटर हो सकती है, या फिर क्या ये डिस्टेंस 1 लाख किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, राइट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो प्लैनेट के चारों तरफ मून जो चक्कर लगाता है वो प्लैनेट को छोड़ के, और क्यों नहीं वो अपने स्टार जिसके चारों तरफ प्लैनेट भी चक्कर लगा रहा है, वो उससे अलग हो करके और वो उस स्टार के चक्कर क्यों नहीं लगाता? ठीक है, तो ये जो 2 लिमिट्स हो गई, वो लिमिट्स जो है हिल स्फीयर और रोश लिमिट जो होती है उनको अपने को समझ लेना है। देखिए, ऑर्बिट की जो लेंथ होती है वो कुछ भी नहीं हो सकती है, उसकी एक आउटर लिमिट है, उस आउटर लिमिट को बोलते हैं हिल स्फीयर। हिल स्फीयर, ठीक है। कोई भी प्लैनेट के
जो मून होते हैं, कोई भी प्लैनेट के जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो तब तक ही उसके चक्कर लगाएंगे जब तक वो हिल स्फीयर के, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के हिल स्फीयर के अंदर अंदर हैं। तो हिल स्फीयर इज बेसिकली द आउटर लिमिट, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि वो प्लैनेट जो है, उसका जो मून है, वो उसकी एक इनर लिमिट भी होती है, और इनर लिमिट भी होती है जिसको बोलेंगे हम रोश लिमिट, रोश लिमिट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हिल स्फीयर है उससे बाहर अगर वो चला गया तो क्या होगा, और रोश लिमिट जो है उसके अंदर वो आ गया तो क्या होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए ये है कि जब हिल स्फीयर से अगर वो प्लैनेट बाहर चला गया तो वो क्या करेगा, उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़ देगा और जो स्टार है उसके चारों तरफ वो इंडिपेंडेंटली चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा जो हिल स्फीयर है वो नेपच्यून का है, ठीक है, 100 बिलियन किलोमीटर के आसपास का। और अगर मून इज बियॉन्ड द हिल स्फीयर, इट विल डेफिनेटली लीव द प्लैनेट एंड बिकम द इंडिपेंडेंट सैटेलाइट ऑफ द स्टार इटसेल्फ, ठीक है। अब आते हैं रोश लिमिट के ऊपर। रोश लिमिट में क्या होता है कि अगर वो मून प्लैनेट के बिल्कुल पास में आ गया तो वो इतना पास आ जाएगा कि जो प्लैनेट के टाइडल फोर्सेस हैं, इस प्लैनेट के जो टाइडल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो टाइडल फोर्सेस विल एक्सीड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून विच कीप्स इट एज ए सिंगल बॉडी, ठीक है। इसके टाइडल फोर्स बढ़ गए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो इसको एक मून की शेप में एक सिंगल बॉडी के रूप में रखता है। और अगर ऐसा होता है कि अगर टाइडल फोर्सेस ज़्यादा हो गए और ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ गया तो दैट मून विल रिप अपार्ट इनटू पीसेस, और या तो वो टुकड़ों में बट जाएगा या फिर वो एक उस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। ये होती है रोश लिमिट, ठीक है। यानी रोश लिमिट की वजह से ही शनि के जो, सैटर्न के जो चारों तरफ रिंग हम देखते हैं, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द रोश लिमिट। वाई? बिकॉज वो जो रिंग्स हैं, जो रिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो रिंग की जो बॉडीज हैं, वो शनि के इतने पास में हैं कि दे आर विद इन द रोश लिमिट एंड दे कैन नॉट कीप themselves एज ए सिंगल बॉडी। वहाँ पे उनका टाइडल फोर्स जो है ज़्यादा हो गया है शनि का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है कि रोश लिमिट जो हुई वो सबसे नज़दीक हुई। रोश लिमिट के अंदर अगर कोई प्लैनेट के सैटेलाइट आ गया तो दैट सैटेलाइट विल ब्रेक इनटू पीसेस एंड मेक ए रिंग स्ट्रक्चर। अगर वो हिल स्फीयर के बाहर चला गया तो वो उस प्लैनेट को छोड़ देगा और इंडिपेंडेंट स्टार के चारों तरफ ही चक्कर लगा लेगा। और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो दैट इज द लार्जर रीजन इन विच द ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लैनेट और स्टार इज ग्रेटर देन एनी अदर नियर बाई स्टार और एनी अदर बॉडी, राइट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो लिमिट है वो इस तरह से है कि पहला रोश लिमिट हो गया, दूसरा हिल स्फीयर हो गया, और तीसरा जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज 312। इसमें थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। द मून इज नॉट एट रिस्क ऑफ बीइंग पुल्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्बिट अराउंड द सन, व्हाई? इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है मून इज विद इन द रोश लिमिट ऑफ अर्थ, ठीक है, और मून इज विद इन द हिल स्फीयर ऑफ अर्थ। अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो अभी अभी मैंने आपको रोश लिमिट का बता दिया। मून अगर रोश लिमिट के अंदर आएगा तो मून विल डिसइंटीग्रेट एंड इट मे क्रिएट ए रिंग अराउंड अर्थ, राइट। Moon will disintegrate and create a ring around Earth. So this is not the correct statement. This is the correct statement that Moon is within the hill sphere of the Earth. ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने फ्रेम किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मून्स ऑफ द आवर सोलर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट एंड क्रिएट ए रिंग अराउंड इट्स प्लैनेट इन फ्यूचर। देखिए, ये वही रोश लिमिट वाला कंसेप्ट है, ठीक है। रोश लिमिट वाला जो कंसेप्ट है उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मार्स के दो मून है, आपको पता होगा, डीमोस और फोबोस, ठीक है। फोबोस जो है वो मार्स के बहुत ज़्यादा क्लोज में है एक्चुअली। फोबोस इज एक्सेप्शनली क्लोज टू मार्स, ठीक है। और इनका जो एवरेज ऑर्बिटल रेडियस है फोबोस का
मार्स के चारों तरफ, वो 9400 किलोमीटर है करीब करीब। ठीक है, आप देखिए कि धरती से मून की जो डिस्टेंस है वो 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्स से फोबोस की जो डिस्टेंस है वो 9400 किलोमीटर ही है सिर्फ। इसका मतलब ये हो गया है कि बिकॉज ऑफ दिस जो फोबोस होता है दैट एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट टाइडल फोर्स फ्रॉम मार्स। ठीक है, अब एक स्टडी जो है उसने ये बोला है कि इन फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, नॉट इन नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर फोबोस विल ब्रेक इनटू द रोश लिमिट, वो और पास आएगा और जो मार्स की और उसकी दोनों बॉडीज की जो रोश लिमिट है, जो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, उसको वो क्रॉस करके मार्स के बिल्कुल और क्लोज में आ जाएगा। और उस टाइम पर जो टाइडल फोर्सेस ऑफ मार्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगी कि वो फोबोस जो है उसको उसकी जो ग्रेविटी है, सेल्फ ग्रेविटी जो है, उसको ओवरक्रॉस कर जाएंगी और फोबोस विल रिजल्ट इनटू डिसइंटीग्रेशन। और जब वो डिसइंटीग्रेट करेगा तो वो मार्स के चारों तरफ एक रिंग बनाएगा। ये रिंग सैटर्न जैसे रिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत इनसिग्निफिकेंट रिंग होगी, क्योंकि जो फोबोस है उसका सारा साइज ही 11 किलोमीटर का है, उसकी जो रेडियस है वो 11 किलोमीटर के आसपास ही है। तो रिंग तो बनेगी लेकिन वो बहुत छोटी होगी। बट स्टिल द स्टडी सेज दैट इन फ्यूचर फोबोस विल क्रॉस द रोश लिमिट, कम वेरी नियर टू मार्स एंड विल डिसइंटीग्रेट एंड क्रिएट ए रिंग। तो ये रोश लिमिट का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का ही है। नाबार्ड लिस्टेड सोशल बॉन्ड्स ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE एंड द फंड्स रेज्ड वुड बी यूज्ड टू रीफाइनेंस विच स्कीम। यहाँ पे देखिए सोशल बॉन्ड्स हैं नाबार्ड के, और पूछा यही गया है कि नाबार्ड के जो सोशल बॉन्ड्स हैं वो किस चीज़ को जो है फंडिंग की जाएगी, उसे फाइनेंस किया जाएगा। तो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का मतलब दे विल बी सोल्ड इन द मार्केट, उनसे पैसा खड़ा किया जाएगा, उस पैसे से काम में लेंगे कौन से मिशन को। इनमें से आपको याद रखना कि जल जीवन मिशन है। ठीक है, जल जीवन मिशन को जो है फाइनेंस किया जाएगा। सोशल बॉन्ड नाबार्ड के हैं, करीब 1040 करोड़ बैंक ने अभी रेज किए हैं, और इसका जो है उपयोग जो है वो जल जीवन मिशन में काम आएगा। सोशल बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखिए सोशल बॉन्ड्स आर बेसिकली द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिनसे पैसा उधार लेके किसी सोशल प्रोजेक्ट पर लगाया जाता हो। अब सोशल प्रोजेक्ट क्या हो गए? सोशल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द पीपल हो सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकती है, एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज या इसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो हो सकता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल हाउसिंग हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए जो भी बॉन्ड्स होंगे जिनको मार्केट में रिलीज करके पैसा रेज किया जाता है, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्ट मिलता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, और वो मनी जो है उसका सोशल कॉज में, सोशल अपलिफ्टमेंट में यूज किया जाता है, उनको सोशल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसरोज फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 इज ए क्रूशियल टेस्ट फॉर विच ऑफ दीज मिशंस। देखिए ये एक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 यानी TVD-1, ये जो है एक टेस्ट है जो 26 अक्टूबर को, इस महीने की 26 तारीख को इसरो करने वाला है। और ये पार्ट है इसरो जो का जो ये मिशन है, ये गगनयान मिशन, उसका एक की पार्ट है। अब गगनयान क्या है? गगनयान में इसरो जो है वो ह्यूमंस को वांट टू सेंड इनटू द स्पेस, और ये जो पार्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है, जो टेस्ट है, इस टेस्ट में ये होगा कि इसरो विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू लॉन्च ह्यूमंस इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट एंड देन ब्रिंग देम बैक टू अर्थ सेफली। ठीक है, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, अभी कोई उसमें कोई ह्यूमंस नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल है और क्रूशियल टेस्ट है। अगर इसको पास करते हैं तो दिस विल बी ए क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स गगनयान मिशन। ठीक है, 3 स्टेप हो गई इसमें। क्रू मॉड्यूल जो है उसको आउटर स्पेस में भेजना, और फिर वहाँ से उसको वापस सेफली लाना, और जब वो क्रू मॉड्यूल टच डाउन करता है धरती को, शायद बे ऑफ बंगाल में, तो उसके बाद में उसमें से रिकवर कर लेना
जो उसमें ह्यूमंस होंगे उसमें उनको। तो ये हो गया आपका ये पार्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट जो पार्टिकुलर टेस्ट है ये हो गया इसरो का गगनयान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है वो अभी कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल का रेस्पॉन्स है। इजराइल का रेस्पॉन्स है हमास को। हमास ने 5-6 हज़ार रॉकेट्स इजराइल पे छोड़े और इजराइल ने उसका बदला लिया। ये जो बदले लेने की जो काम है उसको इन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन वार जो है काफ़ी पुराना है और इसके अंदर जो अभी जो लेटेस्ट जो इनमें कन्फ्लिक्ट वापस से हुआ है उसमें इजराइल का जो रेस्पॉन्स है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट ए कास्ट सर्वे। देखिए बिहार ने अभी कास्ट सर्वे किया है और उसको रिलीज भी किया है 2 अक्टूबर को, और अब जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई हम भी जो है कास्ट सर्वे करेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। राजस्थान जो है इट इज़ गोइंग टू बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट ए कास्ट सर्वे। वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो करेगा। और बिहार का जो अभी हुआ था जो कास्ट सर्वे उसका की पॉइंट यही है कि वहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका 63% जो है वो कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस कोकोन वाज होस्टेड बाय विच स्टेट। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी कोकोन और ये हुई थी कोचीन में केरला में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, पहले इसका नाम साइबर सेफ कॉन्फ्रेंस था, केरला में हुई है अक्टूबर 6 और 7 को। बेसिकली इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, एजुकेशन और जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे दे ऑल आर सेंटर्ड अराउंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड हैकिंग, राइट। और ये जो कोकोन कॉन्फ्रेंस है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्रेंसेज अराउंड हैकिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुइपर टू प्रोवाइड फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिलोंग्स टू विच कंपनी। तो ये जो प्रोजेक्ट कुइपर है ये अमेजन का है। ठीक है, अमेजन ने इसको लॉन्च किया था 2019 के अंदर। टोटल 3236 सैटेलाइट्स जो है ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। 3236 सैटेलाइट्स टोटल, ये सारे के सारे सैटेलाइट्स होंगे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये सारे सैटेलाइट्स होंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव है फास्ट और अफोर्डेबल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड टू द कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड विच आर सो फार नॉट सर्व्ड बाय अदर कंपनीज, राइट। इसका जो नाम है कुइपर बेल्ट के ऊपर आधारित है। टोटल $10 बिलियन इसमें अमेजन इन्वेस्ट करने वाली है। और जो सैटेलाइट्स है वो एक दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन वो लॉन्च करने वाली है। इसका जो फर्स्ट सैटेलाइट है अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है, ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट है नमीरा सलीम हु वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो नमीरा सलीम जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है ये। ठीक है, पाकिस्तान की फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है नमीरा सलीम। ठीक है, और अक्टूबर 6 को वर्जिन गैलेक्टिक जो एक कंपनी है उन्होंने नमीरा सलीम को अलोंग विद अदर पीपल लॉन्च्ड हर इनटू द स्पेस ऑन इट्स कमर्शियल फ्लाइट। इससे हुआ ये कि नमीरा सलीम जो है शी हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू ट्रेवल टू स्पेस। तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट नागरिक है जो स्पेस में गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ड्रैकोनॉइड दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस। ड्रैकोनॉइड, तो ड्रैकोनॉइड क्या है? ड्रैकोनॉइड इज बेसिकली ए मीटियोर शोवर। ठीक है, ड्रैकोनिड मीटियोर शोवर जो है वो अक्टूबर 6 से 10 के बीच में एक्टिव रहेगा और पृथ्वी के कुछ भाग है जहाँ पे ये विजिबल है। इसका जो नाम है उसका ड्रैको कॉन्स्टेलेशन के पीछे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन बाइल्स हु रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्ट एवर इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स से हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स से हैं ये, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में 21वां वर्ल्ड टाइटल जीता है वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप्स, जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हो रही है उसमें। और नाउ शी हैज़ बिकम द मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट एवर विद 34 मेडल्स अक्रॉस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड ओलंपिक्स। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट सेंसस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स वॉज कैरीड आउट इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है उनका अभी सेंसस हुआ है लेटेस्ट, और ये हुआ है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर यूपी में, ठीक है। और इसका जो आउटकम था वो ये है कि गंगीज जो रिवर डॉल्फिन्स है, गंगा रिवर की जो डॉल्फिन्स हैं 50 हैं अभी वहाँ पे। टोटल जो है करीब 2000 से 3000 के आसपास होंगी, और 50 नंबर जो है इन्होंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है इन्होंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बोमा टेक्निक, व्हाट इज द बोमा टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो बोमा टेक्निक जो है ये एक साउथ अफ्रीकन टेक्निक है, जिसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको एक एनक्लोजर में जो है ल्योर किया जाता है। पहले उनको एक फनल लाइक फेंसिंग बना के और उनको पहले उसमें धकेला जाता है ताकि वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जा सकें, ठीक है। और ये इसका नाम आपको याद रखना है, बोमा टेक्निक। साउथ अफ्रीका से ये टेक्निक आई है। बहुत सारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जो हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले तो ये अफ्रीका में तो जो है ये वाइल्ड एलिफेंट्स जो है उनको पकड़ के उनको ट्रेनिंग के लिए और बाकी किसी काम के लिए उसमें यूज़ में आती थी। और अभी इंडिया में भी बोमा टेक्निक का जो यूज़ है वो पहले जो भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है वहाँ पे किया गया था। वहाँ से स्पॉटेड डियर्स को पकड़ के और उनको जो है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भेजा गया था, तो उसके लिए बोमा टेक्निक यूज़ में हुई थी। और अभी न्यूज़ में यूँ है कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है बिहार में, वो इसी टेक्निक को यूज़ करके और जो वहाँ पे चीतल्स हैं उनको जो है ट्रांसलोकेशन करने के लिए काम में लेंगे। तो ये बोमा टेक्निक टर्म है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। और फाइनली ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर इट्स QR कोड। भारत के बाद में पहला कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया के UPI को एक्सेप्ट किया है और उसके QR कोड को ट्रांसफर्स के लिए, पेमेंट ट्रांसफर्स के लिए यूज़ करने के लिए किया है। तो जो कंट्रीज़ है उनमें से जो पहला था वो कौन सा था, ये आपको बताना है। दूसरा है, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। अभी राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, लेकिन आपको ये बताना है कि अभी फ़िलहाल इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट में हैं। तीसरा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड शुगर प्राइस इंडेक्स। देखिए, अभी जो हाल ही की शुगर प्राइस इंडेक्स आई है उसने ये बोला है कि एल नीनो की वजह से, एल नीनो एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट होता है जो कभी फिर किसी क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। एल नीनो जो है उसकी वजह से अचानक से पूरे वर्ल्ड में शुगर के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शुगर प्राइस इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। अगला है, विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कहाँ पे हुआ था ये, और इसमें इंडिया का MiG-29 जो है वो पार्टिसिपेट करके आया है। तो ये कहाँ, कौन से कंट्री में ये हुई थी। अगला है, विच पर्सनैलिटी वाज विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये चारों अवार्ड उन्होंने जीते थे। और ही वाज आल्सो ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग 2007 टू 2013, राइट। तो ये जो पर्सनैलिटी थी अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, इनका नाम आपको बताना है। और फाइनली जो छठा क्वेश्चन है आज का वो है, विच स्टेट होस्टेड द 3-day एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा HADR का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी 3 दिन का ये हुआ था, इंडिया में हुई, कौन से स्टेट ने इसको होस्ट किया, आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए, कल फिर आता हूँ मैं आपके पास में नए क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।